नमस्कार साथियों, देखिए आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री का पिछला हमारा लेक्चर हुआ था हुमायूं के बारे में, यानी कि हुमायूं के बाग 1 और बाग 2 को दोनों को पढ़ा दिया था। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं ताकि अकबर को पढ़ते हुए आपकी लिंक बन जाए। तो हुमायूं का बेटा आज हम पढ़ेंगे इसको अकबर के बारे में। और अकबर एक प्रतापी राजा हुआ है मुगल काल में। तो अकबर के शासनकाल को विस्तार पूर्वक समझिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, अकबर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो साथ साथ आप किताब और कॉपी लेकर भी बैठ जाओ ताकि आप लिख भी लो आराम से, है ना। पहले आप देखते जाओ, आराम से नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि वैसे भी याद हो जाएगा। वैसे कहानी टाइप पढ़ाऊंगा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो, अकबर का शासनकाल चलता है 1556 ईस्वी से लेकर सन 1605 तक, यानी कि अकबर का शासनकाल 1605 तक चलता है। यानी कि 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल चलता है। अकबर का आप सबको पता है अकबर का जन्म कब हुआ। भाई अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को राणा वेरीसाल के महलों में अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में। पढ़ाया मैंने आपको। अगर हुमायूं वाला भाग नहीं देखा तो देख लेना, बड़ा मजेदार है। कहते हैं कि 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट राणा वेरीसाल के महलों में अकबर का जन्म होता है। और अकबर के पिता का नाम आप सबको पता है, बताओ क्या है? हुमायूं। यानी कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था तथा माता का नाम हमीदा बानो था। माता का नाम हमीदा बानो और पिता का नाम हुमायूं। ये कुछ बेसिक बातें हैं इसके बारे में। दोस्तों याद रखना, आप सबको पता है कि जब हुमायूं को दोबारा दिल्ली का साम्राज्य मिला तो हुमायूं को एक तोप मिली थी। आप सबको पता है बैराम खां के दम पर ही इसने दोबारा दिल्ली को हासिल किया था। और बैराम खां जो था ये सबसे बड़ी तोप थी किसके लिए? हुमायूं के लिए। इसी की बदौलत है कि ये हुमायूं दोबारा दिल्ली का शासक बना था, क्योंकि अफगान आ गए थे। आप ध्यान दीजिएगा, इस बैराम खां का उस समय पंजाब पर हुमायूं का अभियान चल रहा था। और अभियान चलाने वाला कौन था? बैराम खां था। तो हुमायूं अकबर उस समय छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। कहते हैं कि अकबर जो था ना वो 13.5 साल के समथिंग का था। कहते हैं कि अकबर जो था वो अकबर ऐसे हुए खेलता कूदता था। तो बैराम खां जब जा रहा था कहा पंजाब अभियान पर, तब हुमायूं ने कहा बोले एक काम कर, इस छोरे को भी ले जा तेरे साथ। ये दिन भर इधर खेलता कूदता रहता है और थोड़े बहुत तेरे साथ रहेगा तो कुछ सीखेगा तो सही, वरना कैसे साम्राज्य को चला पाएगा। इसलिए कहते हैं कि बैराम खां के साथ में अकबर को भी भेज दिया और अकबर भी इसके साथ में चला जाता है। कहां पर? पंजाब में। हुआ कुछ यूं कि 24 जनवरी सन 1556 को कहते हैं कि इसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण मौत हो जाती है। और सीढ़ियों से गिर जाता है कौन? हुमायूं। और सीढ़ियों से गिरता है तो गिरने के कारण हुमायूं क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हुमायूं 24 जनवरी 1556 को मर जाता है। इस बात की सूचना पहुंचती है कहां पर? बैराम खां के पास में। और बैराम खां तुरंत क्या करता है? बैराम खां इस अकबर का इसी पंजाब में कहां पर? तो कालानौर में। कालानौर पड़ता है गुरदासपुर जिले में, कालानौर पड़ता है पंजाब के गुरदासपुर जिले में, कालानौर पड़ता है। और इसी कालानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर ये क्या करवा देता है? 14 फरवरी सन 1556 को ही पहली बार कालानौर में राज्याभिषेक करवा देता है। किसका? अकबर का। बैराम खां अकबर का राज्याभिषेक करवा देता है। कहां पर? 14 फरवरी 1556 को कालानौर में पहली बार राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक एक बार तो हो गया, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई तो राज्याभिषेक तो होना जरूरी है। तो पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही से बैराम खां क्या करता है? पंजाब के कालानौर में ही क्या कर देता है? 14 फरवरी 1556 को पहली बार राज्याभिषेक करवा देता है। तो ये पहला राज्याभिषेक। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद जैसे पंजाब अभियान खत्म हो जाता है, उसके बाद में बैराम खां अकबर को लेकर कहाँ जाते हैं? दिल्ली आ जाते हैं। और दिल्ली आने के पश्चात 20 फरवरी सन 1556 को दोबारा राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में डबल राज्याभिषेक होता है। याद रखिएगा, मुगल काल का यह पहला राजा था अकबर, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मुगल काल का पहला राजा था कौन? अकबर, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ तक की कहानी क्लियर सभी की? कोई समस्या किसी को यहाँ तक?
नहीं है। चलो आगे ध्यान देना, आगे कहानी सुनना, आगे क्या होता है, ध्यान से सुनना आगे क्या होता है। देखिए, उल्लेख मिलता है कि पंजाब अभियान के बाद में हुमायूं का राज्याभिषेक होता है, और हुमायूं का जब राज्याभिषेक होता है तो उस समय दिल्ली में अफगान भी थे, यानी कि अफगान अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे, अफगान लोग अभी भी थे, और अफगानों ने मुगलों को सबसे ज़्यादा टक्कर दी थी। कहते हैं कि उस समय अफगान में, यहाँ पर दिल्ली में एक अफगान था, और अफगान में कौन था उस समय, तो उस समय था आदिल शाह। कौन था? आदिल शाह। और इस आदिल शाह का एक सेनापति था जिसका नाम था हेमू। क्या था? हेमू। हेमू एक तरह से हिंदू शासक था। ये कहते हैं कि अफगान का उस समय आदिल शाह का सेनापति हेमू था। हेमू एक हिंदू सैनिक है, ये हिंदू शासक है। कहते हैं कि यहाँ पर हेमू जो था, उधर पता चला कि अकबर जो था, अब हेमू को ये लगा था कि अकबर एक छोटा सा बच्चा है जिसका राज्याभिषेक हुआ है, हेमू को तो यही लग रहा था। तो हेमू ने अब क्या किया, हेमू ने कहा भाई मैं स्वयं दिल्ली का बादशाह। हेमू क्या बोलता है? हेमू बोलता है कि मैं क्या बन गया, अब दिल्ली का बादशाह बन गया। ये बना नहीं था, ये खुद ने स्वीकार कर लिया कि मैं दिल्ली का बादशाह। और ये कहा कि जिसको भी किसी को प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, तो मेरे पास आओ, मैं उसकी तकलीफ समाप्त करूंगा। हेमू क्या बन गया, स्वयं दिल्ली का बादशाह बन जाता है, ऐसी घोषणा करता है और बोलता है कि मेरे पास सभी का उपचार है, किसी को कोई तकलीफ हो तो मेरे पास आ सकता है, मैं दिल्ली का बादशाह। हुमायूं को तो इतना ही पता था कि अकबर एक बच्चा है और अकबर का राज्याभिषेक हुआ है। उसको ये थोड़ी पता था कि अकबर के पीछे एक बहुत बड़ी तोप है जिसका नाम है बैराम खां। इस बात का पता किसको नहीं है? हेमू को नहीं है। हेमू को तो ये लग रहा था बेचारा एक छोटा सा बच्चा है जो क्या बन गया है। हेमू को ये लग रहा था ना, ये छोटा सा बच्चा एक राजा बना है अभी। इसको ये पता नहीं था कि इसके पीछे बहुत बड़ी तोप बैराम खां भी है। अब क्या होता है, ध्यान सुनना। बैराम खां को खबर लगती है कि ये तो स्वयं बादशाह बन गया दिल्ली का। तो बैराम खां अकबर को बोलता है कि एक आदमी है जो तकलीफ मेटने का काम करता है, चल बोले तकलीफ मेटने चलते हैं। बैराम खां आता है किसके पास में? हेमू के पास में। और हेमू को आकर बोलता है, बोले सुना है तू तकलीफ मेटता है। हेमू बोलता है जी हाँ मैं तकलीफ मेटता हूँ। बोले तुम दिल्ली के बादशाह हो? बोले हाँ मैं दिल्ली का बादशाह हूँ। तो बैराम खां बोलता है कि मेरे भी एक तकलीफ है। हेमू बोलता, बोले क्या तकलीफ है? कि मेरी तो सबसे बड़ी तकलीफ ही तू ही मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है। और इस प्रकार बैराम खां अकबर युद्ध की घोषणा करते हैं किसके खिलाफ? हेमू के खिलाफ। और ये युद्ध की घोषणा होती है, युद्ध होता है 5 नवंबर सन 1556 को। ये पानीपत का मैदानों में युद्ध होता है और इसी युद्ध को पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। वो आपको पता है बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में। जबकि 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। यह युद्ध हेमू और अकबर के बीच में होता है। याद रखिएगा, अकबर अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ता है और इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था? बैराम खां था। बैराम खां के दम पर ही यह युद्ध लड़ा गया था। अकबर तो छोटा सा बच्चा था। 5 नवंबर 1556 को यह युद्ध जीत जाता है और हेमू यहाँ पर मारा जाता है। हेमू मारा जाता है, हेमू मर गया। अब कहते हैं कि उल्लेख मिलता है कि हेमू अंतिम हिंदू शासक था। और उल्लेख मिलता है कि हेमू जो था, हेमू जब शासक बनने की, इसने स्वयं को बादशाह कहा था, तभी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसने। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कहते हैं कि 14वां और अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला आदमी था ये, 14वां और अंतिम। कहते हैं कि हेमू के बारे में एक और बात उल्लेख मिलता है कि हेमू ने अपने जीवन में लगभग 24 लड़ाइयाँ लड़ी। हेमू ने अपने जीवन में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें से 22 लड़ाइयों को हेमू जीत गया था। हेमू 22 लड़ाई जीता था, ये उल्लेख मिलता है। याद रखना आप लोग। क्लियर सभी का? बैराम खां ने, अकबर और बैराम खां मिलकर 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को परास्त कर देते हैं और
हेमू परास्त हो जाता है। हेमू के बारे में कुछ बातें हैं कि हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 22 जीत गया था, अंतिम हिंदू शासक था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, 14वां अंतिम था ये। यहाँ तक की कहानी क्लियर सभी का। चलो अब आगे ध्यान देना, आगे क्या होता है। आगे उल्लेख मिलता है, आप ये कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ मैं, लेकिन सभी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है टॉपिक को, है ना, क्योंकि ये पढ़ाते वक्त आपके कमेंट देखना भी उचित नहीं है ना, क्योंकि देखो होता है क्या है कि कमेंट देखने में टाइम खराब करना होता है ना। हाँ वो बात अलग है कि क्योंकि आपके डाउट वगैरह, डाउट तो मैं देख ही लूँगा, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, है ना, लेकिन कमेंट क्या है, आलतू फालतू कमेंट भी ज़्यादा करते हैं आप लोग, इसलिए ध्यान दो इधर। आगे बढ़े, चलो अकबर के बारे में यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी। हेमू यहाँ पर परास्त होता है और हेमू यहाँ पर मारा जाता है। अब आगे ध्यान देना, आगे क्या होता है। कहते हैं कि अकबर उस समय ज़्यादा बड़ा नहीं था। हुमायूं को सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती थी कि भैया मान लो अकबर, अपने तो औलाद ही एक ही है, हुमायूं के एक ही औलाद, और हुमायूं को ये डर था कि इसके ऊपर तो एनी टाइम संकट है, क्योंकि आपको पता है इस अकबर को वो हिंदाल और उसने उसके भाई दनियाल और जो अपने जो इसके भाई था ना हुमायूं का भाई, उसने इसको लटका दिया था, तो वहीं से एनी टाइम संकट है इसके ऊपर। कहते हैं कि यहाँ पर अकबर को जो है, अकबर के ऊपर एनी टाइम संकट रहता था, हुमायूं को डर रहता था, बोले अपने तो एक ही औलाद है, यही मर जाएगी तो साम्राज्य का क्या होगा। तो अकबर के लिए हुमायूं ने कुछ सुरक्षा की, और सुरक्षा के लिए एक नहीं दो व्यक्ति यहाँ पर खड़े किए। सुरक्षा है तो इसने 2 व्यक्ति खड़े किए। पहला बैराम खाई को बोला कि भाई तू एक काम करना, साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ तू इसका भी ध्यान रखना। हाँ, तो बैराम खा को एक तो इसका सुरक्षा गार्ड बनाया गया, साथ ही साथ एक और औरत थी जिसका नाम था महाम अनगा, ये औरत थी, इसको भी अकबर की सुरक्षा में रखा गया। अब दोनों ही एक ही सुरक्षा कर रहे हैं, किसकी, अकबर की। इधर बैराम का भी अकबर की सुरक्षा में लगा है, महाम अनगा भी किसकी सुरक्षा में लगी है, अकबर की सुरक्षा में। और जब ऐसा होता है ना, तो दोनों जब मान लो एक ही सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं तो खिंचातानी थोड़ी थोड़ी हो ही जाती है। ये दोनों एक ही के पीछे पड़े, अकबर के पीछे, अकबर की सुरक्षा के लिए। ये चाहता है कि मैं अच्छे से रखूं, मेरे हिसाब से अकबर चले, और ये महाम अनगा चाहती थी कि मेरे हिसाब से अकबर चले, और मेरे हिसाब से जिस दिन अकबर चल गया तो मेरा तो फिर राज दरबार में क्या सम्मान होगा, इसलिए महाम अनगा इसको अपने अंडर में लेना चाहती थी। इधर बैराम खा अकबर को अपने अंडर के हिसाब से चलाता था। परिस्थितियां कुछ यूं बन रही थी कि अभी तक अकबर बैराम खा के हिसाब से ही चलता आया है। और आगे कहानी सुनना, आगे क्या होता है। इधर महाम अनगा चाहती है कैसे भी करके मैं अकबर को अपने हिसाब से चलाऊं। अब महाम अनगा की पट नहीं रही थी, तो महाम अनगा बोले कैसे मैं काम करूं कि अकबर मेरे इंटरेस्ट में आ जाए। तो महाम अनगा ने सारी कोशिश कर ली लेकिन नाकाम रही। तब महाम अनगा सहारा लेती है 22 वर्षीय अपनी पुत्री जीजा बानू का, और जीजा बानू का सहारा लेती है और जीजा बानू को बोलती है कि देख जीजा बानू बेटी, तू एक काम कर, कैसे भी करके तू इस अकबर को सेट कर ले। अकबर को तू सेट करेगी तो अकबर अपने अंडर में आ जाएगा, फिर इसको अपने हिसाब से चलाएंगे। जीजा बानू भी कम नहीं पड़ी। जीजा बानू ने बोला कि टेंशन ना ले मम्मी, इन काम में तो मैं परफेक्ट हूँ, है ना। जीजा बानू भी 22 साल की, जीजा बानू 22 वर्ष की थी जीजा बानू। जीजा बानू ने बीड़ा उठा लिया अकबर को सेट करने का। कहते कि जीजा बानू बार बार ड्रेसा पे ड्रेसा चेंज करे, और जीजा बानू बार बार ड्रेस चेंज करके फनका मारी जाती है किसके पास, अकबर के सामने बार बार निकल के जाती है। जैसे मान लो दरबार में अकबर बैठा है, सामने बैराम का बेटा है, और जीजा बानू तगड़ी ड्रेस पहन के बार बार निकलती है, ठुमका करती हुई आगे, फनका करती आगे जाती है। तो बेचारा अकबर भी अब नई चीज़ है, अब देखा तो अब लड़का जवान है, अब वो तो थोड़ा सा झुक भी जाएगा करेगा, तो अकबर बार बार झुक जाया करता था। तो बैराम का बोलता है, ओए छोरे इधर ना देख। तो बेचारा बैराम, अब अकबर छोटा था उस समय, तो अकबर ने फिर चुपचाप गर्दन नीचे कर लेता था। फिर जीजा बानू जाती थी, दूसरी ड्रेस पहन के आती थी,
और जीजा बानू फिर फनका करती हुई फिर दरबार में जाती थी। अकबर थोड़ा बहुत फिर झुक जाता था बेचारा देखने के लिए, ये क्या चीज़ है, ऐसे करके वो देख लेता था। बेराम खां फिर टोक देता था, बोले काम पर ध्यान दे। एक दिन ऐसा हुआ, भाई साहब ये जीजा बानू 22 साल की थी, दिन में लगभग 20 ड्रेस चेंज करती थी, 20 से 21 कर लेती थी, लेकिन 19 कभी नहीं करती थी। तो जीजा बानू धीरे धीरे जीजा बानू, अब अकबर का भी थोड़ा सा ध्यान इधर पड़ जाने लगेगा थोड़ा सा जीजा बानू की तरफ। एक दिन क्या हुआ कि जीजा बानू तगड़ी ड्रेस पहन के आ गई, तगड़ी ड्रेस, और ठुमका मारती हुई दरबार में निकल के जा रही। अकबर देखता जा रहा है। अगर कोई आदमी, मान लो कोई आदमी को इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप उसको बार बार टोकोगे ना तो वो टोकना नहीं, वो तो डांग मारना हो गया उसको भी ऐसा लगेगा, बोले परेशान कर दिया यार, इस आदमी ने परेशान। जैसे तगड़ी ड्रेस पहन के जीजा बानू आती है, उधर से अकबर की नज़र पड़ती है। अकबर बोलता है, गाना गाने लग गया अकबर, तो बोले चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी। ठुमका देती हुई जीजा बानू आगे बढ़ी। वैसे ही बेराम खां ने बोलता रहा, बोले मान जा, समझ जा मेरी बात को। तो अकबर को बोला रहा, अकबर को आया गुस्सा, बोले ये परेशान करके रख दिया इस बेराम खां ने। अकबर बोलता है, जीजा बानू तेरे को बाद में देखूंगा, पहले इसको देखूं। कहते हैं कि भरे दरबार में बेराम खां को अकबर मारता 2 थप्पड़। अकबर भरे दरबार में बेराम खां को 2 थप्पड़ मारता है। बेराम खां को जैसे थप्पड़ मारी, बेराम खां ने तो बोला रहा, बोले आज से मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, आज के बाद मैं राजनीति से क्या ले लूंगा, संन्यास। और राजनीति से इसने संन्यास ले लिया। भैया साहब याद रखना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बेराम खां के दम पर ही पानीपत का युद्ध जीता था। और जब पानीपत का युद्ध जीता था ना, तब इस बेराम खां को अकबर ने एक उपाधि दी थी खाने खाना की। कौन सी उपाधि थी? खाने खाना की। और अपना वजीर बनाया था स्वयं का, प्रधानमंत्री बनाया था स्वयं का। सोचो आप, बेराम खां जिसके दम पर आज तक मुगल टिके हुए हैं, वरना कहाँ मुगल होते बेराम खां ना होता तो, क्योंकि हुमायूं दिल्ली पे आता ही नहीं वापस, और हुमायूं जब आता ही नहीं तो अकबर कहाँ रहता। इसलिए बेराम खां के दम पर मुगल टिके थे, और आज उसी बेराम खां को थप्पड़ मारी जाती है। और 1560 में बेराम खां क्या करता है, यहाँ पर राजनीतिक संन्यास ले लेता है। और 1560 में बेराम खां राजनीतिक संन्यास ले लेता है। उसके बाद अब अकबर क्या होगा, यहाँ से दरबार छोड़ के बेराम खां चला जाता है। और अकबर के साथ में अब क्या होगा, अब ध्यान देने वाली बातें हैं, अब ध्यान देना। अब क्या होगा, अब अकबर पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगा किसके, महामनगा के। और महामनगा के नियंत्रण में आ जाता है कौन, अकबर। और कहानी कुछ उल्टी हो जाती है। अब ध्यान देना आप लोग। 1560 में बेराम खां संन्यास ले लेता है, और बेराम खां तो अब इसके दरबार से निकल जाता है भैया। अब बेराम खां का दबाव ही नहीं है, आज़ाद हो गया बिल्कुल अकबर। तो अकबर क्या हो जाता है, अब आज़ाद हो जाता है। और अकबर पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है किसके, महामनगा के। और महामनगा के महामनगा के नियंत्रण में आ जाता है। कहते हैं कि अकबर इसी महामनगा के सहित लगभग 1 लाख हरम की स्त्रियों के बीच में चला जाता है। 1 लाख हरम की स्त्रियों के बीच में चला जाता है। और कहते हैं कि अकबर का 1560 से लेकर 1562 तक का जो शासनकाल है, 2 साल का, यह शासनकाल कहलाता है पेटीकोट का शासनकाल। पेटीकोट तो आप जानते होंगे, पेटीकोट मीन्स घाघरा, मतलब अकबर घाघरा के फटकारा में रहा 2 साल। कहते हैं कि पेटीकोट का शासन बोलते हैं इसको। और अकबर का ये पेटीकोट का शासन है। और पेटीकोट के शासन के पश्चात जब 1562 में अकबर वापस सोचने लगता है, वापस उसको बेराम खां की याद आती है। और अकबर सोचता है, बोले मैं बहुत गलत फंस गया, बेराम खां बहुत सही बोलता था कि इन बातों में कुछ नहीं रखा। आज जब मैं कर चुका हूं इन चीज़ों को तो मैं पछता रहा हूं, क्योंकि बेराम खां जो बोलता था वो सही बोलता था, इन बातों में कुछ नहीं रखा, स्वयं की ज़िंदगी खराब कर ली और कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि यहाँ पर अकबर को पछतावा होता है।
और अकबर जाता है किसके पास में, बैराम खां के पास में जाता है और बैराम खां से जाकर अकबर पैरों में पड़ जाता है और क्या मांगता है, माफ़ी मांगता है। और बैराम खां को बोलता है कि बैराम खां देख मेरे से गलती हो गई यार, तू मुझे माफ़ कर दे। तो बैराम खां बोलता है, बोले टेंशन काहे को लेता, मैंने तो उसी वक्त में माफ़ कर दिया था, मेरे तो ये दिल में कोई बात ही नहीं है, तू क्यों पछता रहा है, मैंने तो इस बात का जिक्र नहीं किया कभी। और तू कौन होता है, मैं चाहता था तेरे को वहीं तेरा काम जचा देता, तूने जैसे मेरे को 2 थप्पड़ मारी थी वहीं तेरा काम जचा देता, तेरे को कौन था मारने बचाने वाला, मैं चाहता तो वहीं तेरा काम जचा देता, तेरे को बचाने वाला कोई नहीं था। अरे मैंने तो तेरे को माफ़ कर दिया था, तू जा तेरा काम कर, अब कोई समस्या वाली बात नहीं है। अकबर बोलता है कि नहीं यार, मैं तेरे को वापस लेने आया हूँ, मैं तेरे से माफ़ी नहीं, तेरे को वापस लेने के लिए आया हूँ। अकबर बोलता है, बोले यार तू समझदार आदमी है, अरे जिस चीज़ का एक बार संन्यास ले लिया उस चीज़ को वापस थोड़ी पकड़ते हम, मान लो किसी चीज़ से संन्यास लेते हैं तो उसमें थोड़ी जाएंगे वापस। बैराम का अकबर को समझाता है कि हमने संन्यास ले लिया, हम वापस नहीं चल सकते। तो अकबर बोलता है कि तू एक काम कर, मेरा वजीर बन जा यार, चल वापस। बैराम का बोलता है, बोले तेरे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि एक बार संन्यास ले लिया जा नहीं सकते, बोले वजीर भी नहीं बनूंगा। अकबर बोलता है कि तेरे को वापस चलने में शर्म आ रही होगी, इसलिए तू वजीर नहीं बनना चाहता है, तू एक काम कर, मेरी चंदेरी रियासत का स्वतंत्र शासक बन जा। बैराम का बोलता है, तू पागल हो गया क्या, अरे मुझे बनना ही होगा तो मैं वजीर बन जाऊंगा ना, तेरा शासक क्यों बनूंगा मैं तो तेरा प्रधानमंत्री बनूंगा अगर बनना होगा तो, बोले मैं ये भी नहीं करूंगा। अकबर बोलता है, बोले एक काम कर, ये नहीं करे तो एक काम कर, मक्का मदीना की मेरे खर्चे पर एक बार यात्रा कर ले यार, पर कुछ तो कर, मैं ये समझ लूंगा कि तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे मुगलों का अस्तित्व बचाए रखा, इतना कुछ किया तो कुछ तो ले ले, आज मेरी बात को मानना पड़ेगा तेरे को। अब आप बताओ कौन सी मानेगा, वो यही मानेगा। तो मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए बैराम खां निकलता है और बैराम खां सन 1562 में जाता है और 1562 में जाते हुए गुजरात में एक जगह पड़ती है पाटन। गुजरात के पाटन में उल्लेख मिलता है कि इसी बैराम खां का यहाँ पर हत्या कर देता है कौन, मुबारक खां। और मुबारक खां इसकी कर देता है क्या, हत्या। और ये हत्या क्यों की जाती है, याद रखिएगा 1562 में बैराम खां की मृत्यु हो जाती है, बैराम खां की हत्या मुबारक खां कर देता है। क्यों करता है, इसका कारण है, मुबारक खां इसलिए मारता है बैराम खां को क्योंकि मच्छीवाड़े के युद्ध में इसी बैराम खां ने इसी मुबारक खां के पिता को मार दिया था, इसलिए याद रखना मुबारक खां उसका बदला लेता है और मुबारक खां बैराम खां की हत्या कर देता है 1562 के अंदर गुजरात के पाटन नामक स्थान पर। यहाँ तक की कहानी क्लियर। आगे बढ़ूँ, आगे ध्यान देना, आगे कहानी ध्यान देना दोस्तों। आगे क्या होता है, अब अकबर बेचारा इधर उधर घूमता फिरता परेशान हो गया, घाघरा के फटकारों से निकलकर बाहर निकला तो इधर बैराम खां मर गया और बैराम खां की खबर पहुंचती है किसके पास, अब अकबर के पास, कि बैराम खां तो चल बसा। तो बैराम खां की जब खबर पहुंचती है किसके पास, अकबर के पास, कि बैराम खां तो मर चुका, इस बात से अकबर बहुत दुखी होता है और अकबर क्या करता है, ध्यान देना, अकबर इसी बैराम खां की पत्नी सलीमा बेगम के साथ निकाह कर लेता है। या लो बेटा ही है तो शादी करने के लिए बेटा ही है ना। कहते हैं कि बैराम खां की पत्नी सलीमा बेगम के साथ अकबर क्या कर लेता है, निकाह कर लेता है और निकाह करने के पश्चात इसका भरण पोषण अकबर ही करता है। उल्लेख मिलता है कि सलीमा बेगम यानी कि बैराम खां के एक पुत्र भी था। कहते हैं कि इस पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम और इस अब्दुल रहीम को भी फारसी का उर्दू का ज्ञान करवाता है अकबर और अब्दुल रहीम को एक उपाधि देता है खान खाना की, खान खाना। याद रखना, बैराम खां को खाने खाना की उपाधि देता है और इसको खान खाना की उपाधि देता है। ये कौन देता है, अकबर ही देता है। इन दोनों का भरण पोषण करता है कौन, अकबर। समझ में आया यहाँ तक, आगे ध्यान देना आगे क्या होता है। उल्लेख मिलता है कि अब अकबर थोड़ा सा परेशान सा नजर आ रहा था। अकबर ने सोचा बोले कहीं यात्रा करूं, अब तो घूम घाम के आऊं, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। अकबर के दिमाग में चल ही रहा था कि कहाँ जाऊं।
मनाली जाऊं, नैनीताल जाऊं, कहाँ जाऊं, मसूरी जाऊं, कहाँ जाऊं। तब एक रात क्या होता है, अकबर के नींद में एक सपना आता है और अकबर को सपने में आया कौन, अकबर के सपने में आए अजमेर वाले ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब अजमेर वाले, जिनकी दरगाह है वहां पर। अजमेर वाले ख्वाजा साहब एक दिन सपने में आते हैं अकबर के। तो अकबर सोचता रहा, बोले इतना बड़ा आदमी मेरे सपने में क्यों आया, ये कहाँ के, अजमेर में इनकी दरगाह है। तो अजमेर वाले ख्वाजा साहब आए कहाँ पर, इसके सपने में आए, अकबर के सपने में। तो अकबर को लगा रहा, बोले इतना बड़ा आदमी मेरे सपने में आखिर आया क्यों। तो अकबर ने सोचा रहा, बोले मेरे को यात्रा तो करना ही थी, बोले काम करता हूं, यहां चलता हूं ताकि यात्रा भी हो जाएगी और घूमने का घूमना भी हो जाएगा और दरगाह में भी मत्था टेकाएंगे। तो कहते हैं कि अकबर विचार करता है और अकबर जाने का निर्णय लेता है, कहां पर, अजमेर जाएगा अब अकबर यहां से अजमेर की तरफ प्रस्थान करता है। और अब ध्यान देना, अब अभी अकबर कहां पर है, आगरा में, यानी कि अकबर अब आगरा में है। अकबर आगरा में बैठा है और आगरा से अकबर निकलेगा किधर, राजस्थान की तरफ। यहां पड़ता राजस्थान, राजस्थान में पड़ता अजमेर। कहते हैं कि अकबर यहां से निकलता है और अकबर जाता है कहां पर, राजस्थान के अजमेर में। उल्लेख मिलता है कि राजस्थान, आगरा से राजस्थान अजमेर जाने के लिए ढूंढार रियासत से होकर गुजरना पड़ता है और ढूंढार रियासत से गुजरना पड़ता है। यहीं पर एक रियासत पड़ती थी, आमेर की रियासत, इसी आमेर से गुजरना पड़ता है। उल्लेख मिलता है कि आमेर का एक शासक था जिसका नाम था राजा भारमल, और राजा भारमल जो था वो गृहस्थ जीवन से बड़ा परेशान था। राजा भारमल चाहता था कि मुझे किसी ऐसी शक्ति का थोड़ा सा सहारा मिल जाए ताकि मैं पूरा आसपास की रियासतों को जीत लूँ, ये चाहता था ऐसा। और इसको पता भी था कि अकबर बहुत बड़ा प्रतापी राजा है, पर इसको ये पता नहीं था कि अकबर से मुलाकात कैसे होगी। तब किसी ने बता दिया राजा भारमल को कि भाई अकबर तो आगरा से अजमेर की तरफ जा रहा है और होकर आमेर से गुजरेगा। तो भारमल ने बोला, बोले एक काम करो, सारे सैनिक को लगा दो, अकबर को रोक लेना। कहते हैं कि अकबर यहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद अकबर आगे चला जाता है। तब सैनिक बोलते रहे, बोले अकबर तो आगे निकल जासी, अकबर तो आगे निकल गया। सैनिक आके बोलते हैं भारमल को, भारमल बोलता रहा पीछा करो, पीछा करो अकबर का। कहते हैं कि अकबर का पीछा किया जाता है से घोड़ों के माध्यम से, और अकबर और भारमल की मुलाकात होती है कहाँ पर, सांभर के अंदर। ये प्रश्न कई बार रिट के अंदर भी पूछा गया है। अकबर और भारमल की मुलाकात होती है राजस्थान के अजमेर जिले के सांभर में, और सांभर में इन दोनों की मुलाकात होती है। अब मुलाकात होती है तो मुलाकात तो पक्की होनी चाहिए। तब कहते हैं कि भारमल को लगा रहा, बोले 2-4 मिनट के लिए भी अगर मान लो किसी सांसद मंत्री से मिले तो वो क्या मिलना हुआ, वो थोड़ी मिलना हो, तो ऐसे छोटी मुलाकात हो गई। लेकिन किसी बड़े आदमी से अगर मिलना है ना तो उससे हमेशा रिश्तेदारी बनाओ ताकि संबंध लंबा रहे और काम आए। तो भारमल ने भी वही किया। भारमल ने तो अमरीश पुरी वाला डायलॉग जो है यहाँ पर लागू कर दिया। तो यहाँ पर अमरीश पुरी वाला डायलॉग यहाँ पर लागू किया जाता है और भारमल ने बोला रहे, बोले एक काम करते हैं थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। चलिए हम बात कर रहे थे क्या, भारमल और अकबर के बारे में। उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर भारमल जो करता है क्या, इससे अमरीश पुरी वाला डायलॉग जो है इसने लागू कर दिया और बोल दिया कि क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी बदला जाए। उल्लेख मिलता है कि भारमल बोलता है कि अकबर, अब अकबर मोटा जवान लड़का, गबरू छोरा, कहते हैं कि अकबर 6 फुट लंबा। कहते हैं कि भारमल बोलता है अकबर को, बोले एक काम कर अकबर, तेरे को मेरी बेटी के साथ में विवाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी से क्या करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। तब अकबर बोलता है, यार दादा मैं सच्चे मन से जा रहा हूँ और मेरी भक्ति को तू भंग क्यों करे यार, है ना, मेरे को जाने दे। भारमल बोलता कि नहीं, विवाह तो तुझे मेरी पुत्री के साथ करना ही पड़ेगा। तब उल्लेख मिलता है कि अकबर बोलता है, बोले ठीक है मैं कर लूँगा विवाह, लेकिन मेरे को
अभी जाने दे, आते वक्त विवाह करूंगा। तब बारमल बोलता है कि बोले निकल मत जाना ऐसे ही। बोले अकबर बोलता है कि नहीं निकलूंगा नहीं, मैं ज़रूर विवाह करके ही निकलूंगा। तो अकबर फिर पहुंच जाता है कहाँ पर, अजमेर में। तो ये प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि अकबर ने अपनी पहली यात्रा कहाँ पर की थी। अकबर ने अपनी पहली यात्रा कहाँ पर की थी, तो ये की थी कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। क्लियर सभी का? चलिए यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान देना दोस्तों, अकबर आते वक्त बारमल की पुत्री के साथ विवाह करता है और विवाह संपन्न हो जाता है। बारमल की पुत्री के साथ विवाह होता है। ये राजपूत और मुगलों के बीच का ये पहला विवाह था। बारमल की पुत्री के साथ विवाह हुआ अकबर का। उल्लेख मिलता है कि अकबर विवाह कर लेता है और रास्ते चलते विवाह हो जाता है किसका, अकबर का। किसके पुत्री के साथ, बारमल की पुत्री के साथ विवाह होता है। अब इसको तो यही पता है कि ये बारमल की पुत्री है, लेकिन इसको तो पता ये नहीं था कि बेचारी पुत्री है कैसी। आजकल तो शादी विवाह भी होते हैं ना, आजकल के शादी विवाह में तो अलग ही फैशन है। मान लो सगाई हुई, सगाई होगी तो उसके 2-4-8 दिन में तो पूरी डिटेल निकल के जाती है। सबसे पहले तो फेसबुक पे सर्च करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, और व्हाट्सएप पे आने के बाद तो पता चल जाता है कि पूरे घर ही उसको पता रहता है कि कौन सा मिर्ची का डिब्बा, मसाले का डिब्बा कहाँ रखा, किचन वाला सिस्टम उसको सब पता रहता है। जब वो शादी होके आती है तो उसको सब पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, पूछने की जरूरत ही नहीं किसी से, है ना। आजकल तो ये सिस्टम है, लेकिन पहले तो शादी हो गई भाई साहब की, पता ही नहीं पुत्री कैसी है, उसको नाम तक नहीं पता है। हाँ, शादी होने के बाद अकबर इससे पूछता है, बोले तेरा नाम क्या है। अकबर सबसे पहले इससे पूछता है कि शादी तो हो गई, बोले तेरा नाम तो बता। बोले मेरा नाम तो जोधाबाई है। क्या बोलता है, बोलती है लड़की कि मेरा नाम तो क्या है, जोधाबाई है। अब हिंदू है तो जोधाबाई रखेगी ना, हरकाबाई भी बोलते हैं इसको। कहते हैं कि जोधाबाई मेरा नाम है। अकबर तो नाम सुनते ही अकबर को तो चक्कर आने लग गए। अकबर बोला, रे बोले तू बाई है कि लुगाई है। अकबर बोलता है ये नाम मेरे को पसंद नहीं आया। तो जोधाबाई बोलती है कि नाम तेरे को पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूं। बोले तू कुछ मत कर, मैं ही कुछ करता हूं। बोले तेरा नाम चेंज करता हूं। तो नाम बदला इसने और नाम बदल के रख दिया। बोले आज से तेरा नाम मरियम है, मरियम। जोधाबाई बोलती रहे, बोले ये नाम क्या है, ये मरीरी मरीरी क्या बोल रहा है मेरे को, ये मरियम, ये मरीरी क्या है ये। बोले ओए पगली, ये मरियम का ऐसे ही मत समझ। मरियम का अर्थ होता है स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या होता है, स्वर्ग की अप्सरा होता है। यूं ही थोड़ी बोल रहे हैं मरियम। तब जोधाबाई बोलती है कि कोई बात नहीं, तू दिन में 10 बार बोल, 20 बार बोल, मुझे कोई आपत्ति नहीं अब, क्योंकि इसका नाम स्वर्ग की अप्सरा होता है, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लड़कियों की यही समस्या है, इनको जितना तारीफ करो ना उतना ही परेशानी झेलनी पड़ती है। कहते हैं कि यहाँ पर स्वर्ग की अप्सरा जोधाबाई का नाम रखा है इसने। और बाद में जहांगीर आएगा तो जहांगीर इसको उजवानी के नाम से बोलेंगे। बाद में इतिहास में ये मरियम उजवानी के नाम से प्रसिद्ध होगी ये जोधाबाई, इसी को हरकाबाई भी बोलते हैं। आगे कहानी सुना ध्यान से, आगे क्या होता है। अब जोधाबाई को नाम पता तो इसने पूछ लिया। कुछ दिनों बाद यहाँ पर जोधाबाई का, अब जैसे मान लो अपने यहाँ विवाह शादी होती है तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। दीपावली आ गई क्या, फटाके फोड़ रहे बच्चे। हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर अकबर बोलता रहा, बोले मैं भी इसका बैकग्राउंड चेक करवाता हूँ। मैंने तो इसका बैकग्राउंड चेक ही नहीं करवाया जोधाबाई का। बोले पता नहीं कैसी है, इसका बैकग्राउंड चेक कराओ। तो गुप्तचरों से कहा कि भाई एक काम करो, इसका बैकग्राउंड चेक करो। तो जोधाबाई का बैकग्राउंड चेक किया गया। अब किसी सैनिक ने बोल दिया, झूठी खबर फैला दी, बोला रहे, बोले जोधाबाई की कॉलेज के मायने सेटिंग है। जोधाबाई की तो कॉलेज में सेटिंग थी और जोधाबाई के तो एक प्रेम प्रसंग वाला मामला फंसा दिया। और किसी ने प्रेम प्रसंग वाली झूठी घटना सुना दी किसको, अकबर को। और ये अकबर ये प्रेम प्रसंग वाली बात जाकर बोलता है किसको, जोधाबाई को। अब जोधाबाई को तो बेचारी सीधी सादी बच्ची लड़की जोधाबाई, अब जोधाबाई को गुस्सा आया। जोधाबाई ने बोला, रहे तू मेरी नाजायज फायदा उठा रहा है, तू मेरे पे विश्वास ही नहीं तेरे को,
मैं तेरे रहूँ नहीं। और जोधाबाई यहाँ से भाग जाती है। जोधाबाई वापस आ जाती है कहाँ पर, आमेर में। पिताजी के पास पहुँच जाती है, बोले इसको तो विश्वास ही नहीं मेरे पे, मैं इसके रहूँ ही नहीं। तो कहते हैं कि जोधाबाई यहाँ से भाग कर चले जाती है आमेर में, और अकबर बेचारा अकेला रह जाता है। अब बेचारा नहीं बोल सकते इसको, ये खराब आदमी भी है ना, बहुत उल्टे उल्टे काम करेगा ये, बेचारा बोलना ठीक नहीं है ना। कहते हैं कि प्रेम प्रसंग में जोधाबाई आमेर चली जाती है वापस, और उल्लेख मिलता आगे क्या, वो ध्यान से सुनना आप। अब आमेर चली गई तो चली गई, लेकिन अकबर अकेला बेचारा फिर बेचारा आ गया। अकबर अकेला परेशान हो गया, और अकबर यहाँ परेशान हो जाता है। और जोधाबाई जो थी वो वापस आना नहीं चाहती थी। अब जोधाबाई वापस आए नहीं, अकबर ने खूब कोशिश कर ली। अकबर अब क्या करेगा, ये हिंदू थी तो हिंदू के लिए यहाँ पर अकबर रियायत देता है हिंदुओं के लिए। अकबर सन 1562, 1563, 1564 अलग अलग काम करेगा हिंदुओं के लिए। 1562 में अकबर दास प्रथा को समाप्त करता है। 1562 में अकबर क्या करेगा, हिंदुओं के लिए दास प्रथा को समाप्त करेगा। यानी कि पहले मुगल जो थे ना, ये हिंदुओं को खरीदा करते थे और दास बनाया करते थे। तो ये कहा गया कि 1562 के बाद अब कोई दास नहीं खरीदेगा, कोई भी दास नहीं बनाएगा। दास प्रथा को समाप्त किया गया 1562 में। फिर अकबर ने सोचा, बोला अब तो जोधाबाई आएगी, अब तो जोधाबाई को आना चाहिए। तो जोधाबाई तो फिर भी नहीं आई। उसके लिए उसने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, लेकिन फिर भी नहीं आई। 1563 में इसी अकबर ने सोचा, बोले एक काम करता, तीर्थ कर समाप्त करता हूँ, तीर्थ कर समाप्त करूंगा तो जोधा आ जाएगी। लेकिन जोधा तो तीर्थ कर समाप्त कर दिया, फिर भी नहीं। ये तीर्थ कर हिंदुओं से लिया जाता था। जब भी मान लो आप तीर्थ करने जा रहे हो, तो जैसे आप तीर्थ करने के लिए निकलोगे ना, तो आपसे एक कर वसूला जाएगा जिसका नाम है तीर्थ कर। तो हिंदुओं के लिए ये कर लागू होता था। 1563 में जोधाबाई को बुलाने के लिए अकबर ने तीर्थ कर को भी समाप्त कर दिया, लेकिन जोधाबाई तो फिर भी नहीं आई। फिर अकबर ने सोचा, बोले एक काम करता, एक काम और करता हूँ। 1564 में इसी, क्योंकि सबसे बड़ा कर जो था उस समय जजिया कर हुआ करता था, और अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और जजिया कर एक बहुत बड़ा कर था, इसको जब समाप्त किया तो जोधाबाई को अब आना ही पड़ेगा। अब तो आएगी जोधाबाई, नहीं तो मेरे से लिखवाओगे क्या कि अकबर नहीं आई, तो अकबर ही मर जाएगा फिर तो। और क्या करेगा अकबर। कहते हैं कि यहाँ पर जजिया कर समाप्त करता है, और जोधाबाई वापस आती है कहाँ पर, अकबर के पास में। अब जोधाबाई को एनी टाइम अकबर अपने साथ में रखता है। भाई साहब, ये बैक टू बैक एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, वेरी वेरी मोस्ट भयंकर एमपी है, ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट भयंकर एमपी है। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, इसलिए तीनों ही डेट याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे ध्यान देना दोस्तों, आगे क्या होता है। अब साल हो गए काफ़ी, 4-5 साल उधर महामनगा ले बैठी, और 2 साल पेटीकोट में रह गए। कहते हैं कि यहाँ पर अकबर काफ़ी समय हो गया, और जहाँ भी अभियान में जाता था जोधा को साथ में लेके घूमता था, है ना। कहते हैं कि भागते फिरते थे दोनों एक दूसरे के साथ में, लेकिन क्योंकि अकबर तो सैन्य अभियान में रहता था, अधिकतर टाइम ही नहीं मिलता था। कहते हैं कि अकबर 1568 तक पहुंच गया, लेकिन अकबर के बच्चा नहीं हुआ, अकबर के टाबर एक भी नहीं हुआ। अब अकबर आ गया टेंशन में, बोले यार बच्चा नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। अकबर अपनी पत्नी जोधाबाई को लेकर पहुंचा अपने गुरुजी के पास, और जोधाबाई और अकबर दोनों जाते हैं कहाँ पर, अकबर दोनों जाते हैं कहाँ पर, अपने गुरुजी के पास। और गुरुजी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी में जाते हैं, और फतेहपुर सीकरी में इसी अकबर के गुरुजी थे जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर गुरुजी के पैरों में पड़ जाते हैं, और बोलते हैं गुरुजी टाबर नहीं हो रहा है। शेख सलीम चिश्ती, कहते हैं शेख सलीम चिश्ती के यहाँ जाते हैं अकबर और जोधाबाई दोनों, और जाकर माथा टेकते हैं और बोलते हैं कि टाबर नहीं हो रहा है, गुरुजी कुछ करो। तो गुरुजी ऊपर से नीचे तक बोलता है, देखकर बोलते हैं गुरुजी, और बोलते हुए कहते हैं कि दोनों इधर उधर ऐसे घूमते रहोगे तो बच्चा कैसे होगा, दोनों एक साथ रहो कुछ दिन। तब अकबर के बात समझ में आती है, और अकबर सर पकड़ते हुए बोलता है गुरुजी माफ़ करो, सॉरी, आई एम सॉरी। तो गुरुजी की बात सुनकर अकबर बोलता है, बोले
गुरुजी हम तो अब यहीं रहेंगे, अब यहीं रहेंगे दोनों, और कुटिया खाली करो, हम तुम्हारी व्यवस्था बाहर करो, हम अंदर रहेंगे। कहते हैं कि शेख सलीम चिश्ती के यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में जोधा भाई अकबर दोनों रहते हैं। और इसी समय 1 साल के पश्चात 30 अगस्त सन 1569 को जन्म होता है एक बच्चे का। इसी शेख सलीम की कुटिया में एक बच्चे का जन्म होता है और उन्हीं के नाम पर इस बच्चे का नाम रखा जाता है सलीम, जो आगे चलकर कहलाएगा जहांगीर। आगे चल के नाम कहलाएगा इसका क्या, जहांगीर कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? तो अकबर 1568 में बच्चा, ये सारी कहानी जो आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर हुआ सभी का यहाँ तक? और इस प्रकार शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में, कुटिया में यहाँ पर जो है जन्म होता है किसका, सलीम का। और आगे चल के सलीम ही क्या कहलाएगा, जहांगीर कहलाएगा। और जहांगीर का बड़ा मज़ेदार से एपिसोड बनाऊंगा मैं आपके सामने, जहांगीर को भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सभी का क्लियर हुआ होगा? कोई समस्या आई हो तो बता दीजिएगा मुझे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आगे कहानी सुनना आप ध्यान से। आगे क्या होता है, फटाके चला रहे बच्चे, फटाके, चलो बच्चे हैं चलाने दो, तुमको डिस्टर्ब भी तो नहीं हो रहे ज़्यादा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अकबर, अब ध्यान देना दोस्तों, अकबर का जो अब शासन चलेगा वो अभी तो हमने बेसिक बातें की अकबर के बारे में, पूरा सा थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताया अभी तो। अब अकबर के एक और एपिसोड में बनाऊंगा अगला, उस एपिसोड में हम पढ़ेंगे अकबर का सामाजिक कार्य। 2 भागों में बांट के हम इस अकबर को पढ़ेंगे। एक तरफ पढ़ेंगे सामाजिक कार्य अकबर के, जिसमें प्रशासनिक कार्य भी शामिल होगा, और एक पढ़ेंगे हम अकबर का सैन्य अभियान। अकबर के कहाँ पर इसने सैन्य अभियान चलाए थे और कहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये अकबर के बारे में पढ़ना है। तो एक तरफ पढ़ेंगे हम सैन्य अभियान और एक तरफ पढ़ेंगे क्या, सामाजिक कार्य। ये हम आगे के एपिसोड में भाग नंबर 2 में बताएंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी रिपोर्ट जरूर दर्ज करें। कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताएं कि आज का एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें डेली वीडियो देखने के लिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप MP 360 बाई ईश्वर सर को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और हिस्ट्री के सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, सभी जुड़े हुए विद्यार्थियों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, राम राम सभी को, नमस्कार।